योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हरिओम सभी को। हरिओम मैम। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 46 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है हट प्रदीपिका। ठीक है, हट प्रदीपिका से क्वेश्चन पूछा गया है। हट प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियों व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? सेम ऐसा क्वेश्चन एक और आया था और 2018 के दिसंबर पेपर में ही आया गया था, लेकिन वो घिरण्य संहिता के अनुसार पूछा गया था। मैम क्या हो महामुद्रा जाएगा? मैम विपरीत करनी मुद्रा। इसमें महावेद और विपरीत देखिए, यहाँ आपको करनी। ग्रुप में देना है। ठीक है, दो जवाब आपको देना है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? महाबंध और विपरीत करनी। ओके, महाबंध और विपरीत करनी या फिर महावेद विपरीत करनी, आंसर इसका होगा महावेद वेद होगा, बंध नहीं वेद। यस। हट प्रदीपिका में अगर हम लोग देखेंगे तो विपरीत करनी तो होगा ही, और साथ में क्या होगा? महावेद मुद्रा होगा। महावेद, ठीक है, हाँ, ये जी। दोनों आपके हट प्रदीपिका के अनुसार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घिरण्य के अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है? घिरण्य की संहिता के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है? तो घिरण्य संहिता के अनुसार आपको और भी दो ध्यान रखना है। एक आपको मांडुक्य। मांडुकी मुद्रा। ओके, मांडुकी मुद्रा और साथ में महावेद, सॉरी महामुद्रा। ठीक है, महामुद्रा है मैम इसमें। तो दो आपको ध्यान रखना है, एक मांडुकी मुद्रा और एक महामुद्रा। आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, जब मैं बताना शुरू करूंगी तो उसके बाद अपना माइक जो है बंद रखिएगा, नहीं तो फिर शायद बाद में रिकॉर्डिंग देखने वालों को शायद दिक्कत हो सकता है। ठीक है, जब मैं पूछूं तब जरूर जवाब दीजिएगा। ओके, तो यहाँ घेरन संहिता के अनुसार आपको मांडुकी मुद्रा और महामुद्रा का ध्यान में रखना है, लेकिन हट प्रदीपिका के अनुसार पूछा जाएगा तो विपरीत करणी मुद्रा और महावेद मुद्रा के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको वलितम और पलितम बताया गया है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले महावेद मुद्रा के बारे में और क्या लाभ बताया गया है। ठीक है, अगर हम महावेद मुद्रा के बारे में देखते हैं तो और जो है क्या लाभ बताया गया है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं महावेद में क्या चीज बताया गया। वलितम, पलितम और वेपग्न, तीन चीज आपको ध्यान रखना है। वलितम, पलितम और वेपग्न। ओके, वेपग्न, तो ये तीन चीज ध्यान रखना है। वलितम का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा हो जाएगा या फिर झुर्रियां। ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा या फिर झुर्रियां, याद रखिएगा झुर्रियां आ जाता है बुढ़ापा में ना, तो ये तो झुर्रियां ध्यान रखिएगा। पलितम का मतलब बाल का पकना, असमय ही बाल जब सफेद होता है तो बाल का पकना। और विपग्न का मतलब होता है कंपन। ठीक है, कंपन आपको ध्यान रखना है। ये आपके क्या हो गया? महावेद मुद्रा के लाभ बताए गए। उसके साथ एक और चीज बताया गया है कि ये महान सिद्धि देने वाला है। ठीक है, महान सिद्धि देने वाला भी बताया गया है। ये चार लाभ आपको ध्यान रखना है। हर प्रदीपिका के अनुसार महावेद के चार लाभ याद रखना है, वलितम, पलितम, वेपग्न और महान सिद्धि देने वाला। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट और क्या बातें जो है दूसरी मुद्रा में देखेंगे और क्या बताया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे विपरीत करनी मुद्रा के बारे में क्या बोला गया है। ठीक है, विपरीत करनी मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। विपरीत करनी मुद्रा के बारे में आपको बताया गया कि जठराग्नि से बढ़ती है। ठीक है, जठराग्नि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद पर्याप्त इसमें भोजन करने के लिए बोला गया। पर्याप्त भोजन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएंगी। ठीक है, पर्याप्त भोजन करने के लिए इसमें बोला जाता है, ज्यादा खाना खाना होगा आपको। ओके, उसके साथ ही प्रतिदिन कितना बोला गया है? एक याम। एक याम, एक याम मतलब 3 घंटा होता है। ठीक है, तो प्रतिदिन 3 घंटा बोला गया करने के लिए। अगर 3 घंटा तक अभ्यास करते हैं प्रतिदिन तो क्या होगा? मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु पर विजय। और अगर 6 महीना करते हैं तो क्या होगा? वलितम पलितम। अगर 6 महीना अभ्यास कर लेते हैं तो वलितम पलितम दूर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अभी आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ओके, वलितम पलितम से, तो वलितम और पलितम बताया गया है। ओके, तो ये आपको किसके लिए ध्यान रखना है? विपरीत करनी मुद्रा में क्या क्या बातें बताई गई? जठराग्नि बढ़ता है, पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए। ठीक है, एक यानी कि 3 घंटा तक अभ्यास करेंगे तो मृत्यु पर विजय हो जाएगा, 6 महीना अभ्यास करेंगे तो वलितम पलितम दूर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे महामुद्रा के बारे में। महामुद्रा के बारे में क्या बताया गया? तो इसको बताया गया कि जानु सिरासन के जैसा हम लोग करते हैं। ठीक है, जानु सिरासन आप लोग करते हैं आसन में, तो जानु सिरासन जैसे किया जाता है वैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया महाक्लेश। ठीक है, महाक्लेश। ओके, क्या ध्यान रखना है? महाक्लेश आदि दोषों का नाश करने वाला है। महाक्लेश और आदि दोषों का नाश करने वाला है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ठीक है, मृत्यु का भय समाप्त। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पथ्य भी अपथ्य नहीं रहता है। ठीक है, पथ्य और अपथ्य नहीं रहता है, पथ और अपथ में भेद नहीं रहता है, ये बताया गया है। ठीक है, नीरस भी रसयुक्त हो जाता है, नीरस भी क्या हो जाता है? रसयुक्त हो जाता है। ओके, विष भी अमृत के तुल्य हो जाता है, बताया गया विष भी क्या हो जाता है? अमृत के तुल्य।
विष भी अमृत के तुल्य हो जाता है। ओके, उसके बाद और भी बातें बताया गया है महामुद्रा में। और क्या बताया गया है, तो यहाँ पे महामुद्रा में आपको बताया गया है क्षय, जिसको लोग टीबी रोग बोलते हैं, तपेदिक जिसको बोलते हैं, क्षय, कुष्ठ, ठीक है, क्षय कुष्ठ, यानी कि जिसको हम लोग चर्म रोग बोलते हैं, चर्म रोग, क्षय कुष्ठ, गुदावर्त, गुदावर्त जिसको हम लोग कोष्ठबद्धता भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे आपको कोष्ठबद्धता भी लिखा हुआ आता है, तो कोष्ठबद्धता, गुदावर्त। ओके, उसके बाद गुल्म, अभी इससे संबंधित और क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गुल्म और अजीर्ण जो है ये दूर होता है, ठीक है, तो ये सारी बातें जो है बताया गया। अजीर्ण का मतलब अपच होता है। ये सारी किससे दूर होती है, तो महामुद्रा से। जानुशिरासन हम जैसे करते हैं उसी प्रकार हम लोगों को करना है। महाक्लेश का नाश करने वाला है, ठीक है, मृत्यु के भय को समाप्त करता है, पथ भी अपथ नहीं रहता है, नीरस भी रसयुक्त हो जाता है, विष भी अमृत के तुल्य हो जाता है, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म और अजीर्ण जो है ये समाप्त हो जाता है। तो ये बातें जो है बताई गया किसमें, महामुद्रा में बताई गया। ओके, अब आपका हो गया यहाँ तक महामुद्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो विपरीत करनी मुद्रा और महामुद्रा जो है हट पर दीपिका के अनुसार हो जाएगा, यानी 3 और 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हट पर दीपिका के अनुसार ही आपको बताना है कि पवन प्रकोपित होने पर कौन से रोग होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें भी आपको कूट में जवाब देना है, ठीक है, कूट आपके 4 दिए गए, दो 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 आपको आंसर में लगाना है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। ओके, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, कास रोग और श्वास रोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, हट पर दीपिका में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम लोग हट पर दीपिका में देखते हैं, जिसमें आपको एक बहुत अच्छा जो है श्लोक बताया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें बताया गया आपको हिक्का, श्वास, हिक्का, श्वास, कास, सीर, कर्ण, उसके बाद बताया गया कर्ण के बाद अक्ष बताया गया, अक्ष और सीर कर्ण अक्ष वेदना बताया गया, यानी सीर कर्ण और आंख में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, यानी कि हिक्का श्वासस कासच सीर कर्णाची वेदना भवती विविधा रोगो पवनश प्रकोपता, तो पवन के प्रकोपित होने से ये इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हिक्का हो जाता है, यानी कि इसको हिचकी बोला जाता है। हिक्का को क्या बोलते हैं, हिचकी आना, हिचकी आता है ना हमें, तो हिक्का का मतलब हिचकी, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको हिचकी ध्यान रखना है। हिक्का का मतलब हिचकी। श्वास का मतलब होता है दमा रोग, ठीक है, दमा रोग जिसको श्वास का रोग हम लोग बोलते हैं। कास का मतलब होता है खांसी, ठीक है, खांसी। और सिर, सिर में जो दर्द वगैरह होता है, तो सिर में दर्द। कान से संबंधित रोग हो जाना, ठीक है, कान से संबंधित रोग। और अक्ष यानी कि आंखों में पीड़ा, ठीक है, आंखों में पीड़ा। ओके, आंखों में पीड़ा, तो ये बताया गया है कि पवन के प्रकोपित होने से जो क्या क्या हो जाता है, तो हिक्का हो जाता है, श्वास हो जाता है, कास हो जाता है, सिर कर्ण और अक्ष में वेदना उत्पन्न होती है। ये आपका देखेंगे तो श्लोक नंबर दूसरा अध्याय का जो है 17 नंबर श्लोक में बताया गया है हट दीपिका का, ठीक है। आंखों में वेदना उत्पन्न करने, ऐसे आंख का रोग का मतलब तो वही होता है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक प्रकार का ये डाउटफुल क्वेश्चन ही है, ठीक है, लेकिन 1 और 2 भी ऑप्शन में दिया गया है, 1 और 2 भी ऑप्शन में, ये भी आपका आंसर हो सकता है। उसके बाद 2 और 3 भी आंसर हो सकता है ना, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। लेकिन आपका यहाँ पे नेत्र भी होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, नेत्र रोग, काश रोग और श्वास रोग। ओके, क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ओके, बहुत अच्छा, इस प्रकार का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घिरंड संहिता के अनुसार आपको प्रत्याहार के परिणाम बताने हैं, ठीक है, प्रत्याहार के क्या क्या परिणाम है वो बताना है। थर्ड और फोर्थ होगा मैम। थर्ड और फोर्थ होगा, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। आत्मा पर विजय है, कामादि शत्रुओं का नाश लिखा हुआ है, मन को वश में करना और वृत्तियों को नियंत्रित करना, ठीक है। प्रत्याहार के बारे में बोल रहे हैं आप लोग, 3rd एंड 4th बोल रहे हैं, यानी कि मन को वश में करना और वृत्तियों को नियंत्रित करना। आपने कहीं काम आदि शत्रुओं का प्रत्याहार में, चलिए नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। प्रत्याहार में जो है क्या क्या चीजें बताया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसमें आपको बताया गया है कामादि शत्रुओं का नाश, ठीक है, ये आपका कामादि शत्रुओं का नाश होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और मन को वश में करना, ये दोनों आपका आंसर होगा, ठीक है, कामादि शत्रुओं का नाम और मन को वश में करना। इसे बताया गया कि कामादि शत्रुओं का नाश जहां जहां पे चंचल मन विचरण करेगा, ठीक है, वहां वहां से लौटाने का प्रयत्न करेंगे।
ठीक है, तो मन वश में हो गया, चंचल मन जहां जहां तक जाएगा क्या करेंगे, वहां से हटाने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसे लौटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद और आप लोग लिख लीजिएगा, पुरस्कार, तिरस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, सुनने में सुखद, सुनने में सुखद, सुनने में अरुचिकर, सुनने में अरुचिकर, अरुचिकर जो वचन होता है, तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे वचन को भी मन से हटाकर कहाँ लगाएंगे, ये सभी को आत्मा में लगाएंगे। ठीक है, वहां से हटा के कहाँ लगाएंगे सभी को, तो आत्मा में लगाएंगे। ओके, उसके बाद और भी चीजें बताई गई, जिसमें बताया गया सुगंध, दुर्गंध, तो सुगंध और दुर्गंध से भी क्या करेंगे, मन को हटा के कहाँ लगाएंगे, आत्मा में लगाएंगे। अब कुछ रस के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सा रस के बारे में बताया गया, तो मधुर, अम्ल, तिक्त, यानी कि वो जो षड रस है ना, षड रस आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, षड रस, मधुर, अम्ल, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, जो हम लोग पढ़ते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ठीक है, तो ये जो षड रस है, इससे भी क्या बोल रहा है कि इससे, इन रसों से भी मन को आकृष्ट करके हटाना है और आत्मा में वशीभूत कर देना, यानी हर चीज को आत्मा में वशीभूत करने के लिए बोला जा रहा है। जिस जिन चीजों में मन जा रहा है उन चीजों से जो है मन को हटाना है, ठीक है, वापस लौटाना है, उसी को प्रत्याहार बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको षडरस भी आप याद रखिएगा। ठीक है, षडरस से भी मन को हटा के आत्मा में लगाना है। काम आदि शत्रुओं का नाश बताया गया है, मन को वश में करने के लिए बोला गया, पुरस्कार, तिरस्कार हो, सुनने में सुखद हो या दुखद हो, तो उन जगह से भी मन को हटाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर होगा ये सभी को, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हट प्रदीपिका से पूछा गया क्वेश्चन, हट प्रदीपिका के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि का भेदन से साधक बनता है, कैसा बन जाता है साधक, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है तो बताइए। ओजस्वी और सदाचारी। पहला और फोर्थ। यशवी। जल्दी हो जाता है। मैं इसको डीपली में पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ, शायद आप लोग को ध्यान हो। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि 4 अवस्था के बारे में बताया गया नादानुसंधान में। नादानुसंधान में कितनी अवस्था के बारे में बताया गया, 4 अवस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, 4 अवस्था जो है कौन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, आरंभा, आरंभावस्था, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। ठीक है, निष्पत्ति अवस्था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 अवस्था जो है, ये 4 अवस्थाओं में आपको ग्रंथि का भेदन के बारे में बताया गया कि कौन कौन से ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है, तो आरंभा में हम लोग देखेंगे कौन सा ग्रंथि का भेदन होता है, तो आरंभा में आप सभी को ध्यान रखना है कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। घटा में अगर देखेंगे तो विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन। परिचय में किसी प्रकार के कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। उसके निष्पत्ति अवस्था में हम आते हैं तो यहाँ पे आपको रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये तो यहाँ भेदन से पूछा गया है। अब यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन क्या है कि हट प्रदीपिका के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से साधक बनता है। अब यहाँ पे इसके लाभ भी बताए गए थे, वो भी आपको ध्यान रखना है कि आरंभावस्था में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो वो हम लोग अब देख लेते हैं कि आरंभावस्था में देखेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, इसमें बताया गया है योगी जो होता है दिव्य देह वाला हो जाता है। क्या हो जाता है, दिव्य देह वाला हो जाता है। ठीक है, दिव्य गंध वाला हो जाता है, दिव्य गंध वाला। ठीक है, ओजस्वी हो जाता है, आपसे यही पूछा गया ना, ओजस्वी, तेजस्वी और आरोगी हो जाता है। ठीक है, आरोगी हो जाता है। तो ये बताया गया आपको आरंभावस्था में। ठीक है, आरंभावस्था में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक ओजस्वी है, निरोगी है, बुद्धिमान है, सदाचारी है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा ओजस्वी और निरोगी जो इसका आंसर होना चाहिए, होना। ठीक है, तो आपका 1 और 2 आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। ये तो ठीक है कि यहाँ तक आपने कर लिया, लेकिन और भी चीजें जैसे घटा, परिचय, निष्पत्ति अवस्था के बारे में भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इससे क्वेश्चन आएगा तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। घटावस्था में क्या बताया गया है कि योगी जो है ज्ञानी और देवतुल्य हो जाता है, बस 2 ही लाभ बताया गया है। योगी क्या हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है और देवतुल्य हो जाता है, ये आपको घटा अवस्था में बताया गया है। ठीक है, परिचय अवस्था में क्या बताया गया है, तो परिचय अवस्था में आपको बताया गया है, परिचय अवस्था में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपको बताया गया है कि दोष, ठीक है, दोष, दुख, जरा, व्याधि, दोष, दुख, जरा, व्याधि, भूख, प्यास, निद्रा पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, क्षुधा तृष्णा बोलते हैं ना, तो भूख, प्यास और निद्रा पे नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज पर क्या हो जाएगा, विजय प्राप्त हो जाएगा।
तो ये आपको किसमें बताया गया है, ये घटावस्था में, परिचय अवस्था में आपको बताया गया, ठीक है, परिचय अवस्था में। घटावस्था में दो ही चीज बताया गया था कि योगी ज्ञानी और देवतुल्य हो जाता है। परिचय अवस्था में आपको दोष दुख जरा व्याधि भूख प्यास निद्रा ये सब चीजों पे नियंत्रण हो जाता है, विजय प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे निष्पत्ति अवस्था का जो है क्या लाभ बताया गया। तो निष्पत्ति अवस्था में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना सिद्धकारी प्राणायाम में, उसी प्रकार आपको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति देखते हैं यहाँ पे। तो निष्पत्ति अवस्था में बताया गया सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है, ठीक है, सृष्टि संहार, ईश्वर तुल्य हो जाता है यहाँ पे। योगी क्या हो जाता है, ईश्वर तुल्य। ओके, राजयोग का अधिकारी हो जाता है, राजयोग का अधिकारी, सृष्टि संहार की क्षमता क्षमता आ जाती है, ईश्वर तुल्य हो जाता है। तो ये निष्पत्ति अवस्था में ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन तो आप समझ गए, अगर ब्रह्म विष्णु और रुद्र ग्रंथि से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका बन जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि योगी कैसा हो जाता है तो उस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब जो है एक प्रकार के क्वेश्चन और इसे पूछे जाते हैं, वो आप लोग को ध्यान रखना है। अब वो क्या क्या पूछे जाते हैं, तो कौन कौन सी ध्वनि जो है सुनाई देता है। अगर आरंभावस्था में देखेंगे तो यहाँ पे आपको झंझन की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, झंझन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुनवक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे घटावस्था में, तो यहाँ पे कौन सी, तो यहाँ पे भेरी और विमर्द, ठीक है, भेरी यानी कि विमर्द की ध्वनि सुनाई देती है, विमर्द। परिचय अवस्था में देख लेंगे तो परिचय अवस्था में जो है आपको मर्दल की ध्वनि सुनाई देगी, यानी कि ढोल का आवाज सुनाई देगा, ठीक है, मर्दल का आवाज सुनाई देता है। और निष्पत्ति अवस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, तो वीणा का, ओके, वीणा। ये सभी को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट टाइम इसे क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा लसिका उत्तक नहीं है, ठीक है, लसिका उत्तक से पूछा गया है, इंग्लिश में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक टिश्यू से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन लिम्फेटिक टिश्यू नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। एडिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, टॉन्सिल है और स्प्लीन है। ओके, हिंदी में देख सकते हैं एडिनल ग्रंथि को वैसे ही, और लिखा गया है थायराइड ऑटो ग्रंथि इसको। एडिनल ग्लैंड, आपको यहाँ पे कूट में जवाब देना है, दो आंसर देना है इसमें, ठीक है, दो आंसर एडिनल और थायराइड। नहीं पूछा गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं। ओके, तो नहीं पूछा गया है, तो एड्रिनल और थायराइड ये बिल्कुल सही आंसर है, पहला और दूसरा जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये तो नहीं है, ठीक है। अगर है पूछा हुआ जाता तो टॉन्सिल और स्प्लीन हो जाता है। यहाँ पे आंसर पहले हम लोग लगा देते हैं, एक और दो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक और दो आपके तीसरे नंबर में है तो इसका आंसर एक और दो हो जाएगा, ओके। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये लसिका ऊतक होता है क्या, लिम्फोइड जो है टिश्यू, ये क्या होता है, लिम्फेटिक जो टिश्यू है, क्या बोलते हैं इसको, लसिका जो है ऊतक बोला जाता है। ये क्या करता है, तो शरीर में जो है इम्यून जो है सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, शरीर में इम्यून सिस्टम के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। कौन, लसिका ऊतक इम्यून सिस्टम के लिए उपयोगी होता है, ओके। उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, ये ऊतक क्या करता है, तो हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट जिसको बोलते हैं, उसको क्या करता है, उसका बना होता है, ठीक है, जो हमारा सफेद रक्त कोशिकाएं होते हैं उससे ये बना होता है, ओके, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल से ये बना होता है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्या करता है, तो शरीर में जो भी आपका संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उससे बचाने का कार्य करता है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखना है, इम्यून सिस्टम के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल में ये पाया जाता है, और क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, ओके। लेकिन हम इसके देख लेते हैं, टाइप्स भी बताए जाते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स भी हम लोग देखते हैं। प्राइमरी जो हमारा लसिका तंत्र है, लिम्फेटिक टिश्यू है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, ठीक है। प्राइमरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और सेकेंडरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्राइमरी एंड दूसरा क्या है आपका सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी में क्या क्या चीजें आती है तो नोट कीजिएगा, इसमें आपका आ जाएगा बोन मैरो आ जाएगा, ठीक है, प्राइमरी आपके क्या आ जाएंगे, बोन मैरो, ओके। अस्थि मज्जा हम लोग जिसको बोलते हैं बोन मैरो बोलते हैं, तो बोन मैरो जो है आपके प्राइमरी के अंतर्गत आ जाएंगे, अस्थि मज्जा, ओके। ये जो है बी लिम्फोसाइट के लिए जो है निर्माण के लिए उसके लिए ज्यादा उपयोगी माना जाता है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट के लिए, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स के लिए ये आपको ध्यान रखना है, जो हम आपका जो है बोन मैरो है। उसके बाद थाइमस, जो हमारा थाइमस ग्रंथि है, पहला आपको बोन मैरो ध्यान रखना है, दूसरा आपका जो है क्या याद रखना है, तो थाइमस, ओके। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, तो थाइमस ध्यान रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। ये टी लिम्फोसाइट से बना होता है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स,
ये 3 80 lymphocyte साइट से बना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये वाला जो ये हमारे स्टर्नम से पीछे स्थित होता है, और बचपन में ये सक्रिय होता है, और बड़ा होते होते ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। 1 सेकेंड। ठीक है। तो ये आपको प्राइमरी वाले में 2 चीजें ध्यान रखना है, एक बोन मैरो हो जाता है और दूसरा थाइमस, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे सेकेंडरी लिम्फोसाइट टिश्यू में, तो इसमें आपके लिम्फ नोड आ जाते हैं। क्या कहेंगे, इसमें आपके लिम्फ नोड आ जाएंगे, ओके। लिम्फ नोड जिसको लसिका ग्रंथि बोलते हैं, लिम्फ नोड। एंड स्प्लीन आ जाएंगे, स्प्लीन। और साथ में MALT को बोलते हैं हम लोग म्यूकोसा, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे, म्यूकोसा एसोसिएटेड, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। कभी भी इससे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म भी आपको बायोलॉजी में ध्यान रखना है, एनाटॉमी में ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूकोसा से एसोसिएटेड जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो हमारे MALT के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत आपके क्या आ जाते हैं, तो टॉन्सिल आ जाते हैं, ठीक है, जो कि गले के पास पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। MALT के अंतर्गत आपके टॉन्सिल आ जाते हैं, ओके, टॉन्सिल। टॉन्सिल्स आ जाते हैं, उसके बाद पेयर्स पैचेज आ जाते हैं, पेयर्स पैचेज। ये आपके जो है छोटी आंत में पाया जाता है, पेयर्स पैचेज, ओके, पेयर्स पैचेस, जो कि आपकी छोटी आंत में पाया जाता है। उसके साथ आपको ध्यान रखना है अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स ये आपके बड़ी आंत में पाया जाता है, ठीक है, बड़ी आंत का ये अंग है। तो ये सारी चीजें है जो है आपको नेक्स्ट जो है एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ओके। क्लियर है सभी को ये सारी चीजें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या है। शाकाहारी भोजन, यहाँ आपको पूट में आंसर देना है, 2 आपको सही आंसर लगाना है, ठीक है, 2। दालें और अनाज। सब्जियां। क्या हो जाएंगे बताइए। थर्ड और 4 होगा। शाकाहारी भोजन में जो है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आपके दाल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, अनाज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दाल अनाज जो है आपका 3 और 4 आंसर किसमें है, 3 और 4 आपके 2 नंबर आंसर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, जो दाल होते हैं ना वो द्विदल वाले होते हैं, ठीक है। दाल क्या होते हैं, उसमें 2 दल होते हैं, द्विदल। देखिएगा दाल में इस साइड और इस साइड ऐसे करके रहते हैं ना हमारे दाल, तो द्विदल होते हैं। द्विदल वाले जो भी चीज होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो दानेदार होता है, एक दाना जिसमें होता है, ठीक है, दानेदार जो होता है जिसमें एक दाना होता है, एक दाना, वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सब्जी और फल, सब्जी और फल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सब्जी और फल से जो हमें विटामिन और मिनरल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। सब्जी और फल से क्या प्राप्त होता है, तो विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। क्लियर है ये सभी को। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन के प्रमुख स्रोत पूछे गए थे, तो दाल अनाज, अनाज से भी आपको प्रोटीन मिलते हैं, उतना नहीं, लेकिन अगर देखेंगे तो ये आपके दोनों यहाँ पे आंसर आपके आ जाएंगे, दाल और अनाज ज्यादा अप्रोप्रिएट देखा जाएगा तो ये दोनों, क्योंकि आपके फल और सब्जी से जो है इसमें मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं, इस वजह से आपके ये दोनों आंसर अप्रोप्रिएट हुए। ओके, किन्हीं का कोई क्वेश्चन था प्रजापति जी। फाइबर, सब्जियां और फल। आवाज आपकी नहीं आ रही है मुझे, फिर से बताइए। फाइबर होता है ना, फाइबर, सब्जियां और फल। हाँ फाइबर, यस यस फाइबर, बिल्कुल। फाइबर आपके अनाज में भी तो पाए जाते हैं ना, अनाज में भी आपको फाइबर ध्यान रखना है, ठीक है, अनाज में भी फाइबर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्रियाएं अवसाद में निषिद्ध है, ठीक है, अवसाद में निषिद्ध बताया गया है। यानी कि आप क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, डिप्रेशन के शिकार अगर है तो उसमें कौन सा यौगिक प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है, प्रोहिबिटेड। पहला और फोर्थ, शवासन और भ्रामरी प्राणायाम। ओके, शवासन और भ्रामरी प्राणायाम जो है हम नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी को ध्यान रखना है कि शवासन जो है और भ्रामरी प्राणायाम हम लोग नहीं करते हैं। कब, तो जब हम डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्या रहता है, पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेशन में क्या रहता है, एक्टिव होता है, ठीक है।
हमारे जो पारासिम्पेथेटिक होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव होता है कब, जब हम अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपैथेटिक में लाना पड़ेगा। सिंपैथेटिक में लाने के लिए क्या करेंगे, सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे और कपालभाति करेंगे। ठीक है, ये दोनों करने से क्या होगा, हमारा लेवल जो है वो हाई होगा, एनर्जी लेवल हाई होगा। एनर्जी लेवल हाई होगा तो हम जल्दी से उससे बाहर निकल पाएंगे। तो सूर्यभेदी और कपालभाति करने के लिए जो है बताया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, शवासन और भ्रामरी निषिद्ध, यानी कि 1 और 4 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है जिन्होंने भी आंसर दिया है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि घिरण्य संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य पथ्य है। पथ्य आहार पूछे गए हैं। ठीक है, खाने योग्य जो है आहार पूछा गया। पथ्य इंग्लिश में भी देखिए पथ्य ही लिखा गया आता है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि कुछ अलग लिखा हुआ आएगा, पथ्य है तो पथ्य ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आपको आंसर देना है। एक दूसरा है घृत, घी, और तर्क क्या है, नवनीत क्या है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। सेकंड और थर्ड होगा ना। देखिए यहाँ पे आप ओके, अब देखिए तक्र, ये हम लोग अपथ्य में पढ़ते हैं। ठीक है, तैल भी, लेकिन 2 बचा हुआ है आपके पास, घृत और नवनीत बचा हुआ है, यानी कि 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, आपका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को कौन कौन सा पथ्य आहार है वो घिरण्य संहिता के अनुसार ध्यान रखना है। मैं अपथ्य बहुत बार बताई हूँ। ठीक है, आज हम पथ्य के बारे में बता देते हैं कौन कौन सा खाने योग्य आहार है। ठीक है, क्योंकि मिताहार के बिना जो है योग की सिद्धि नहीं होती है, इसी वजह से हमें जो है पथ्य आहार लेना पड़ता है। तो इसमें आपको चावल, जौ का सत्तू, ठीक है, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा बताया गया है। उसके बाद मूंग, मूंग भी खाने के लिए बोला गया है। ठीक है, उड़द का दाल, चना। ठीक है, आदि जो भूसा रहित चीज है, ठीक है, आदि का भूसा रहित स्वच्छ भोजन करना चाहिए, तो इसको भूसा रहित बोला गया है। ठीक है, भूसा के साथ नहीं, भूसा रहित। ओके, ये सारी चीजें, चावल, उसके बाद जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द और चना जो है ये हम लोग भूसा रहित लेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया गया है, तो परवल, परवल, कटहल, मानकंद, मानकंद, कंकोल। ठीक है, मानकंद और क्या ध्यान रखना है, कंकोल, करेला, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी। ठीक है, ककड़ी, केला, गूलर एवं चौलाई। ठीक है, चौलाई, ये बताया गया है। आदि साग जो हम लोग खाते हैं, जो तो ये सब चीज का भक्षण हम लोग करेंगे। ठीक है, एक ये बताया गया है, और भी चीजें बताई गई, बहुत सारी चीजें बताया गया है। तो आप लोग एक बार इससे जरूर गुजर, एग्जाम के समय एक बार पढ़ के जरूर इसको जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कच्चे, कच्चे या पक्के केले। ठीक है, कच्चा और पक्का केला, कच्चे या पक्के केले, केले के गुच्छे का दंड। ठीक है, कच्चे या जो पक्के केले हैं उसके गुच्छे का दंड बोला गया है। ठीक है, गुच्छे का दंड, उसका मूल, उसका दंड भी खाना है, मूल भी खाना है। उसके बाद बैगन, बैंगन भी खाने के लिए बोला गया है। ठीक है, उसके बाद रिद्धि, कच्चा साग, कच्चा साग खाने के लिए बोला गया है। रीतू का साग, जो जो ऋतु में आपका साग आता है, तो ऋतु का साग खाने के लिए भी बोला गया है। ठीक है, ऋतु का साग। ओके, परवल के पत्ते, परवल के पत्ते ध्यान रखना है आपको। बथुआ, बथुआ है। हुरहुत का साग, ठीक है, कौन सा साग खाने के लिए बोला गया है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में, हुरहुत का साग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हुरहुत का साग, ये सब चीजें जो है खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है, स्वच्छ होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, स्वच्छ होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ, सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध, स्निग्ध, सूरस, द्रव से। ये बताया गया मिताहार के बारे में। ठीक है, मिताहार के बारे में क्या बताया गया है, तो स्वच्छ, सुमधुर, स्निग्ध, सूरस, द्रव। ठीक है, संतोष को क्या करेंगे, आधा पेट, आधा पेट क्या करेंगे, आधा पेट भरना है, और आधा क्या रखना है, खाली रखना है। आधा खाली रखने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या बोला गया है, पेट के आधे भाग को अन्न से भरेंगे, पेट के आधे भाग को क्या करेंगे, अन्न से। ओके, तीसरे भाग, आधे भाग को अन्न से, और तीसरे भाग को किसे भरेंगे, जल से, और चौथे भाग को किसे भरेंगे, तो चौथे भाग को वायु के लिए खाली रखेंगे। ठीक है,
वायु के संचालन के लिए खाली रखेंगे। ये मिताहार के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये आपके पथ्याहार के बारे में हम लोग देखते हैं गैरण्य संहिता के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस योग अभ्यासों का थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। 2 आंसर आपको लगाना है। जालंधर बंद और सर्वांगासन, पहला और तीसरा। फर्स्ट और पहला और तीसरा। ठीक है, तो सर्वांगासन में भी आपके गले पे प्रभाव पड़ता है और जालंधर बंद में तो लगता है ना। तो ये दोनों आपके थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके थायराइड ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, तो गले में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सर्वांगासन और जालंधर बंद होगा। 1 और 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 और 3, यानी कि 2 नंबर आपके आंसर होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जिन्होंने भी जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज के निम्नलिखित में से क्या कारण होता है। टाइप 2 डायबिटीज के बारे में पूछा जा रहा है। अगर डायबिटीज है, डायबिटीज में भी क्या, तो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में पूछा जा रहा है। तनाव और व्यायाम तनाव की और कमी। व्यायाम की कमी, 1 और तीसरा। फर्स्ट और फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा तनाव और व्यायाम की कमी। बिल्कुल सही है, स्ट्रेस की वजह से होता है और व्यायाम की कमी से होता है टाइप 2 वाले डायबिटीज। बिल्कुल ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग डायबिटीज अगर देखते हैं तो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, डायबिटीज को देखेंगे तो आपके 2 प्रकार के, ऐसे देखेंगे तो 3 प्रकार के भी देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉपर रूप से आपको यहाँ पे 2 पहले ध्यान रखना है। वो 2 कौन कौन से हैं। एक आपका टाइप 1 होता है और एक आपका क्या होता है, टाइप 2। और एक एक आपका होता है जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उस समय भी देखने को मिलता है, जो कि बाद में खत्म भी हो जाता है, कभी कभी वो बना भी रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 1 में क्या देखते हैं, टाइप 1 वाले जो है इसको बच्चों लोगों को ये होता है, इसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये सभी को ध्यान रखना है और इसको इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, इसको ये भी अलग नाम से ध्यान रखना है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या करता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंसुलिन बना ही नहीं पाता है। ठीक है, इंसुलिन नहीं बना पाता है कौन, बीटा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है ना, तो वो क्या करता है, इंसुलिन को बना ही नहीं पाता है। ठीक है, नहीं बना पाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको जो है ऑटो इम्यूनो डिजीज भी कहते हैं। टाइप 1 को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनो डिजीज भी बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायबिटीज में कौन से डायबिटीज को ऑटो इम्यूनो डिजीज बोलते हैं, तो टाइप 1 को बोला जाता है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज। ओके, बच्चों में ये देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। ठीक है, पैनक्रियास के बीटा सेल जो इंसुलिन जो है उस वो नहीं निकल पाता है, इंसुलिन का नहीं निकल पाने की वजह से जो है ये होता है। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। टाइप 2 में देखेंगे तो टाइप 2 में आपको ध्यान रखना है, टाइप 2 वाले जो है किस कारण से होता है, तो ये आपके खान पान के ध्यान व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता है, स्ट्रेस के कारण होता है। ठीक है, मेन इसका कारण स्ट्रेस है। ओके, स्ट्रेस हो गया खान पान की वजह से, ओके, व्यायाम नहीं करने की वजह से, ये सब इसके वजह से होता है। और इसमें इंसुलिन का यूज जो है, यूज ही नहीं करता है। यहाँ इंसुलिन तो बन रहा होता है लेकिन इंसुलिन का यूज ही करने नहीं आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि अलग से इसको लेना पड़ता है इंसुलिन। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन गलत दिया है मैम। व्यायाम जो है, व्यायाम सभी के लिए नहीं है। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी लिखना पड़ेगा, तो आलसी होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता है। व्यायाम सब कोई के लिए नहीं है ना, व्यायाम हाँ वो एक स्तर के लिए है। हाँ, वो ऑप्शन में व्यायाम गलत है। ऑप्शन में गलत है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज ना, लैक ऑफ एक्सरसाइज सब कोई के लिए नहीं है, व्यायाम भी सब कोई के लिए नहीं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। आप दिन भर वही तो खा रहे व्यायाम, हैं, हाथ में चलना भी आपके व्यायाम के अंतर्गत आ जाता है ना, चलना दौड़ना। ओके, यहाँ पे आपको योग नहीं व्यायाम के लिए बात किया गया है। ठीक है, योग भी इसमें, व्यायाम तो योग से अलग है। ठीक है, तो योग तो करने के लिए बोला ही जाता है, लेकिन यहाँ व्यायाम नॉर्मल जो आप एक्टिविटीज करते हैं तो उसकी भी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और तनाव, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस की वजह से, खान पान की वजह से, व्यायाम में कमी की वजह से देखने को मिलता है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, एक आपका गर्भावस्था में होता है। ठीक है, गेस्टेशनल जो है डायबिटीज के नाम से जो आता है, बोलते हैं जिसको, ये प्रेग्नेंट लेडीज को होता है। और ये जो है प्रेगनेंसी जब खत्म हो जाता है तो फिर बाद में ठीक हो जाता है, किसी किसी में ये हमेशा के लिए बना रहता है। ओके, तो ये 3 प्रकार आपको ध्यान रखना है। ओके,
मैम जो जेनेटिक होता है माता पिता से आता है उसको किस में रखते हैं? उसको आप टाइप 1 में रख सकते हैं, टाइप 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3, 1 नंबर आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पित्त दोष का समन करता है? पित्त दोष का समन करता है कौन? कटु और कषाय। ठीक है, अच्छा है। एक और अच्छा है, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ होगा मैम। ओके, पित्त और कषाय। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये जिनको याद होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। कटु तिक्त कषाय सट्रस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पित्त दोष का समन करता हुआ यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, बहुत बार बताई हुई ये वाला मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय के बारे में, ठीक है। ऊपर वाले तीनों किसको बढ़ाने वाले हैं? तो ये कफ को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और नीचे वाले तीनों किसको बढ़ाने वाले हैं? वात को बढ़ाने वाले हैं, ओके। बीच वाले हम लोग देखते हैं अम्ल, लवण और कटु, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो ये आपके किसको बढ़ाने वाले हैं? ये अम्ल को बढ़ाने वाला है, ठीक है, अम्ल को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया था पित्त दोष का समन करता है, तो यहाँ पे मधुर पित्त दोष का समन करेगा, तिक्त करेगा और कसाई करेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे आपको तिक्त दिख रहा है, ठीक है, कसाई भी दिख रहा है, ओके। मधुर यहाँ पे कहीं पे नहीं है। और आपके कटु जो है वो तो बढ़ाने वाला है ना पित्त दोष को, ठीक है, और लवण भी बढ़ाने वाला है, तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। कटु और लवण जो है बढ़ा नहीं होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? तिक्त और कसाय। तो ये जो है एक छोटे से इस प्रकार आप बना के अपने हैंड से एग्जाम में कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपका आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको बढ़ाने वाला ध्यान रखना है और घटाने वाला जो है जो उसके विपरीत होगा, ठीक है, वो हो जाते हैं। जैसे कि आप ये मधुर अम्ल लवण, ये क्या हो जाएंगे? तो ये वात को कम करने वाले हो जाएंगे ये तीनों, ठीक है। तो वात को ये कम करने वाले हो जाएंगे। कौन कौन? मधुर अम्ल और लवण। और कफ को कम करने वाले कौन हो जाएंगे? तो कफ को कम करने वाले आपके हो जाएंगे कटु, तिक्त और कसाय, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पित्त को कम करने वाले, तो आपके ऊपर के 1 और नीचे के 2, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके पित्त को कम करने वाले हो जाएंगे, ओके। क्लियर है सभी को ये बातें? तो यहाँ पे आंसर आपके 2 और 4 हो जाएंगे, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, हट प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? अभी जस्ट ऊपर बहुत ब्रीफ में इसको डिफाइन किया हूँ, आप लोग जवाब दीजिए। चर्म रोग और अजीर्ण, सेकंड और थर्ड। चर्म, सेकंड और ओके, थर्ड। बिल्कुल सही। सेकेंड एंड थर्ड, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया, अजीर्ण और चर्म रोग। अभी जस्ट महामुद्रा के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। महामुद्रा ये हट प्रदीपिका के अनुसार पूछा गया है, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पे ध्यान रखना है महामुद्रा के बारे में, ठीक है। कैसे किया जाता है? तो जानू सिरासन के जैसे हम लोग करते हैं। महाक्लेश, ठीक है, महाक्लेश आदि दोषों को नाश करने वाला है, ठीक है, आदि दोषों को नाश करने वाला है। मृत्यु का भय नहीं रहता है, ठीक है, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको? तो पथ अपथ्य का नहीं रहता है, पथ अपथ नहीं रहता है, ठीक है, पथ अपथ नहीं रहता है। नीरस भी रसयुक्त हो जाता है, नीरस भी रस युक्त हो जाता है। विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, विष भी क्या हो जाता है? अमृत तुल्य हो जाता है, विष अमृत तुल्य, ओके। उसके बाद क्या क्या चीजें बताया गया था अलग से? तो अलग से बताया गया था क्षय, यानी टीबी रोग, जिसको तपेदिक बोलते हैं। उसके बाद कुष्ठ बताया गया था, जिसको चर्म रोग बोलते हैं। और क्या बताया गया था? गुदावर्त, गुदावर्त जिसको हम लोग कोष्ठबद्धता बोलते हैं, ठीक है, कोष्ठबद्धता, ओके। और अजीर्ण, गुल्म, पहले गुल्म ध्यान रखना है, गुल्म जिसको हम लोग वायु गोला बोलते हैं, वायु गोला। और अजीर्ण, ठीक है, अजीर्ण को दूर करता है, यानी कि अपच को दूर करता है। तो ये सारी चीजें आपको किसके लिए ध्यान रखना है? महामुद्रा के लिए, हट प्रदीपिका के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। यहाँ आंसर 2 और आपका 3 हो जाएगा। 2 और 3 कौन सा ऑप्शन में है? तो आपका आंसर 4 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अभ्यास जो है मूल्य आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी है? मूल्य आधारित शिक्षा के लिए बताया गया है, यम नियम, ओके, सेकंड थर्ड। बहुत अच्छा। तो यम और नियम, इसको हम लोग सोशल बिहेवियर बोलते हैं और सेल्फ बिहेवियर बोलते हैं ना, सोशल और सेल्फ बिहेवियर एंड सेल्फ बिहेवियर, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर आपका कौन हो जाता है? यम हो जाता है। और नियम आपके क्या हो जाते हैं? सेल्फ बिहेवियर हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान,
और भी ग्रंथों में 10-10 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यम में देखते हैं अहिंसा, सतस्ते, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आजर, मिताहार, शौच। ठीक है, जो वशिष्ठ संहिता में देखने को मिलता है, आपको रत्नावली में देखने को मिलता है। उसके बाद नियम में देखते हैं तो नियम में शौच, संतोष, ठीक है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, जो कि आपको हम लोग देखते हैं पतंजलि योग सूत्र में देखने को मिलता है। 5-5 बताया गया है उसमें पतंजलि योग सूत्र में। बाकी ग्रंथों में 10-10 भी बताया गया है। तो ये आपको सोशल और सेल्फ बिहेवियर के लिए यम और नियम को ध्यान रखना है। ठीक है, और हम लोग जब योगा अभ्यास की अध्यापन विधि की पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के अंतर्गत यम और नियम को शामिल किया गया है। ठीक है, यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण जो 6 प्रकार से किया गया है, आप लोग पढ़े होंगे उसको। ठीक है, यौगिक अभ्यास का वर्गीकरण, तो उसमें आपको 6 चीजें बताई गई हैं। ठीक है, जिसमें आसन है, प्राणायाम, बंद बताया गया, आसन प्राणायाम बंद। उसके बाद क्रियाएं बताए गए हैं, आसन प्राणायाम बंद क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि यम और नियम आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के अंतर्गत क्या चीजें आती है, तो यम और नियम आता है। ठीक है, और ये आपको 6 चीजें भी ध्यान में रखनी है जो कि योगा अभ्यास के वर्गीकरण में रखा जाता है। ठीक है, ये 6 चीज क्लियर है सभी को? तो सभी लोग जो है ये ध्यान रखिएगा कि अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के अंतर्गत क्या आते हैं, तो यम और नियम रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं पहले। 2 और 3 आपके आंसर हो जाएंगे, तो 2 और 3 ये आपके आंसर हो गए। 3 नंबर ऑप्शन इसके आंसर हो गए। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य जो है वो पथ्य है, अपथ्य है, पूछा गया है। फिर से घेरन संहिता के अनुसार से क्वेश्चन पूछ लिया गया और अपथ्य पूछ लिया गया है। इससे पहले हम लोग पथ्य का जवाब दिए थे, अब यहाँ पे अपथ्य बोला गया है। कुल 13 होगा। मैम सेकंड और फोर्थ होगा। ओके, तो क्या बताया गया, कुलथ्य और 3। ठीक है, तो ये आपके अपथ्य बताया गया, जबकि यव और मुग्ध जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, ये पथ्य हो जाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, तो ये दोनों आपके पथ्य हो जाएंगे। और हम लोग बहुत बार जो है निश्चित आहार के बारे में पढ़ चुके हैं ना, निश्चित आहार के बारे में। प्राणायाम से पहले जो आपको निश्चित आहार के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको बताया गया कटु, अम्ल, लवण, 4 प्रकार के जो है आपको रस जो है वर्जित बताया गया है। देख लेते हैं क्या क्या चीजें वर्जित बताई गया है, जिसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो आपका दोनों एक ही दिन डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कटु, अम्ल, लवण और तिक्त। ठीक है, ये 4 रस क्या बताया गया है, ये 4 रस वर्जित बताया गया है। ओके, उसके बाद आपको क्या बताया गया, दही, तक्र, शाक, उत्कट। दही, तक्र, शाक, उत्कट, मध्य, ताल, कटहल, ताल और कटहल। उसके बाद भुने हुए पदार्थ जो है, भुने हुए पदार्थ वो भी नहीं लेने के लिए बोला गया है, भुने हुए पदार्थ। उसके साथ आपको ध्यान रखना है दही, तक्र, शाक। ठीक है, दही, तक्र, शाक, उत्कट। अच्छा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, भुने हुए पदार्थ हो गए। ठीक है, उसके बाद कटहल से हो गया, कटहल के बाद आपके आ जाएंगे कुलथ्य। ठीक है, कटहल के बाद भुने हुए पदार्थ और फिर क्या हो जाएंगे, कुलथ्य आपको ध्यान रखना है। ओके, कुल्थी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या ध्यान रखना है आपको, कुल्थी, मसूर, प्याज, कुम्हड़ा, ये सारी चीजें नहीं लेना है। शाकदंड, ओके, शाकदंड, कैथ, कैथ भी लेने के लिए मना किया गया है। ककोड़ा, बहुत अजीब अजीब से नामे भी यहाँ पे दिया गया है। ढाक, कदम। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है लेने के लिए मना किया गया है। उसके बाद जम्बीरी हो जाएगा, जम्बीरी, नींबू, कुंदरू, जम्बीरी, नींबू, कुंदरू, बड़हर। ठीक है, बड़हर हो जाएगा। लहसुन, लहसुन भी मना किया गया है, जो आपकी हरप्रतिक्रिया में भी है। कमरक हो जाएगा, कमरक, प्यार, हींग, सेम। ठीक है, हींग, सेम, ये सारी चीजें जो है ये वर्जित बताया गया, निषिद्ध आहार में इसको रखा गया है। ठीक है, इसमें रखा गया ये सारी चीजें, तो ये आपके निषिद्ध आहार के अंतर्गत आता है, ये आहार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, निषिद्ध आहार के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ओके, अब और भी चीजें बताए गए हैं निषिद्ध आहार में, जिसमें आपको ध्यान रखना है मक्खन। ठीक है, मक्खन भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मक्खन भी यहाँ पे खाने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, मक्खन है। उसके बाद घृत है, मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला, ये भी वर्जित बताया गया है। ठीक है, 5 प्रकार के केले को वर्जित बताया गया, 5 प्रकार के केले वर्जित है, 5 प्रकार के केले नहीं खाना है। नारियल, अनार और सौंफ भी वर्जित है। नारियल,
अनार मैम और सौंफ, ये मैम वर्जित बताया गया है। ये नवनीत घृत क्षीरम, ये अपत्य नवनीत में मतलब आएगा या मक्खन, पथ्य में आएगा? यहाँ पे बताया गया है आपको, निषिद्ध आहार में बताया गया है, इसको मक्खन को भी ले लिया गया है। दूध और घी को जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के शुरुआत में खाने के लिए बोला गया है, लेकिन ऐसे निषिद्ध आहार के अंतर्गत लिख दिया गया है। बहुत सारी अच्छी चीजों को निषिद्ध आहार के अंतर्गत यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, एक बार आप लोग बुक में भी, घेरल संहिता के बुक में जाइएगा, उसमें जाके आप लोग एक बार चेक भी कीजिएगा। ठीक है, इलायची, और बताइएगा कि कहाँ पे ये श्लोक में बताया गया निषिद्ध आहार के बारे में। इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजना को बढ़ाने वाली चीजें जो है नहीं लेनी चाहिए। जामुन मना किया गया है, जामुन, अड़हर, बासी, अधिक ठंडा और अति उग्र चीजें भी नहीं खाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ध्यान रखना है। उसके बाद प्रातःकालीन स्नान नहीं करेंगे, उपवास जैसे चीजें को भी मना किया गया जो कि शरीर को कष्ट पहुंचाए। एक बार भोजन करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, एक बार भोजन करने के लिए, निराहार रहने के लिए, ये सारी चीजों को त्यागने के लिए बताया गया है। निषिद्ध चीजों में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। आंसर हम लोग यहाँ लगा लेते हैं 2 और 4, 2 और 4, आपका आंसर हो गया 3 नंबर। देखेंगे निम्नलिखित में से किससे जो है आसन पीछे झुकने वाले जो है, इसमें से बताना है पीछे झुकने वाले आसन कौन से हैं, कौन से आसन पीछे झुकने वाले। चक्रासन, सेकंड और थर्ड, सेकंड और सेकंड और थर्ड, थर्ड। भुजंगासन भुजंगासन, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, भुजंगासन एंड चक्रासन। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से आसन जो है संतुलनात्मक है। संतुलन वाले आसन पूछे गए यहाँ से, संतुलन वाले आसन। वृक्षासन और गरुड़ासन, वृक्षासन गरुड़ासन और एक और 4 भी होगा मैम। 3 बताने हैं आपको। ठीक है, 3 बताने हैं। तो फिर फर्स्ट, सेकंड और 4 होगा। अर्घ्य चंद्रासन आएगा, फिर वृक्षासन वृक्षासन, हो अर्घ्य जाएगा। चंद्रासन, गरुड़ासन। ठीक है, वृक्षासन हो जाएगा आपका, कुक्कुटासन हो जाएगा और गरुड़ासन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ओके, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन है ये सब, ये भी आपके कुछ जानते होंगे, आप इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आसनों को ध्यानात्मक, एक और विश्रांतिकारी, अधिकारी, अध्यात्म। एक दो तीन एक और इसमें 2, आपको कूट में जवाब देना है, 2 आंसर देना है आपको। ठीक है, 2 जवाब आपको देना है। ध्यानात्मक और विश्रांतिकारी। होगा मैम। ओके, ध्यानात्मक है और विश्राम विश्रांतिकारी। ठीक है, विश्राम मतलब विश्राम वाला आसन। तो आपके 1 और 2 आंसर हो जाएंगे, 1 एंड 2, यानी कि 4th नंबर आपके आंसर हो जाएंगे। अब आप लोगों को पता होगा कुवलयानंद सरस्वती के अनुसार आपको 3 जो है टाइप में बांटा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किन के अनुसार जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। तो कुवलयानंद सरस्वती जी के द्वारा बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 है, तो ध्यानात्मक हो जाएगा आपका, ध्यानात्मक। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, संवर्धनात्मक, शरीर के संवर्धन करने वाला, संवर्धनात्मक हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, शिथिलात्मक। ठीक है, शिथिलीकरण वाले। तो शिथिलीकरण को ही यहाँ पे क्या बोला गया, विश्रांतिकारी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यानात्मक तो आपके सेम है ही, उसके बाद संवर्धन करने वाले आसन जो है बताए गए। तो ये 3 टाइप आपको ध्यान रखना है, कुवलयानंद जी के अनुसार आपको ये ध्यान रखना है। ओके, और भी हम लोग अगर आसन को देखते हैं तो 5 भागों में इस प्रकार हम लोग बांटते हैं, जिसमें आपके जो है स्टैंडिंग वाले हो जाते हैं। 5 भागों में अगर हम लोग देखेंगे आसन को बांटेंगे तो आपके स्टैंडिंग वाले हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सीटिंग वाले हो जाएंगे, सीटिंग वाले। ठीक है, प्रो लाइन हो जाएंगे। ठीक है, प्रो लाइन। और क्या हो जाएंगे, सुपाइन, सो के करने वाले। ठीक है, सुपाइन। उसके बाद आपको बैलेंसिंग होते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग। तो ये 5 प्रकार भी बांटा गया है। इस तरीके से हम लोग नॉर्मल अगर देखते हैं बाकी ग्रंथों में तो स्टैंडिंग आपको सिटिंग देखने को मिलता है, प्रोन पोस्चर वाले मिलते हैं, सुपाइन पोस्चर वाले, और बैलेंसिंग आसन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, एपीएमबी में भी आपको इसी प्रकार बताया गया है। ओके, एपीएमबी में। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा। मैम
पिछले वाले क्वेश्चन में अर्धचंद्रासन नहीं आएगा क्या? नहीं क्योंकि वो आएगा। सभी देखे जाए तो स्टैंडिंग में बैलेंसिंग के आते हैं, क्योंकि वो भी तो बैलेंसिंग ही है। ओके, तो बैक पर बेंडिंग यहाँ पे Position बैलेंसिंग, में आता है। देखिए यहाँ पे एग्जामिनर जो है एप्रोप्रिएट आंसर अगर हम लोग देखेंगे, देखिए अर्ध चंद्रासन के साथ 3 ऑप्शन के साथ आपके और सारे मिल रहे हैं, अगर वैसा होगा तो फिर आपका सही हो सकता है। ठीक है, 1, 2 और 3 आपके पहले आंसर में, फिर आपका गरुड़ासन छूट जा रहा है ना, फिर 2, 3 और 4 है। देखिए पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका ना, फिलहाल आप जो जो चीज जानते हैं, नॉर्मल इंसान भी वृक्षासन, कुक्कुटासन और गरुड़ासन को तो है संतुलन आसन में जानते हैं, बहुत लोग अर्धचंद्रासन को जानते भी है, नहीं भी जानते हैं। खैर इस हिसाब से नहीं देखना है, लेकिन पहले जो है हम लोगों का क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, एप्रोप्रिएट आंसर जो है देने की कोशिश करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, पहले क्वेश्चन भी बहुत सारे डाउटफुल होते थे, कुछ कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित अवयव होते हैं। ठीक है, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया में बताना है कि कौन कौन चीजें आती हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, एकेडमिक टीचिंग प्रोसेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं वो बताना है। टीचिंग दो आंसर आपको लगाना है। टीचिंग और लर्निंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 कंपोनेंट होते हैं एकेडमिक, ठीक है, टीचिंग प्रोसेस में क्या 2 कंपोनेंट होते हैं, तो टीचिंग और लर्निंग। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग देखेंगे अध्यापन विधि के 2 घटक, तो इसमें स्टूडेंट और जो है आपको टीचर ध्यान रखना है, स्टूडेंट और टीचर। ठीक है, किसमें ध्यान रखना है, तो अध्यापन विधि के 2 घटक में ध्यान रखना है, घटक में अगर पूछा जाएगा अध्यापन विधि के घटक में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देश को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए, पूर्व में 2 आंसर आपको लगाना है, 2 एप्रोप्रिएट जो आपको सबसे ज्यादा लगेंगे वो आप आंसर देंगे। ठीक है, 1 और 4। 1 और 4 ऑप्शन सी, पहला और फोर्थ। पहला ऑप्शन, पहला और चौथा। पहला और फोर्थ। ओके, देख लेते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। निर्देश जो है संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए। इंग्लिश में भी एक बार आप इसको देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन दो देते हैं, वो शुड भी क्या होना चाहिए, शॉर्ट, स्लो एंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि योग कक्षा में एक योग शिक्षक को अपने निर्देश जो है किस प्रकार देना चाहिए, तो निर्देश जो है संक्षिप्त होने चाहिए, धीमे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा बोला गया है अध्यापक को विद्यार्थी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उसके बाद बताया गया एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए, तो बिल्कुल भी गलत बात बताया गया है। आवश्यक होने पर निर्देश को दोहराया जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है, और अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रहना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होगा, पूरी दूरी बनाकर नहीं रखना है। ठीक है, आप उसके बाद निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होना चाहिए, नहीं 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 एंड 4 पहला और चौथा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाला सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल है, ये आपको बताना है, व्यक्तित्व की विशेषताओं में क्या शामिल है। एक और 3। 1 और 3 देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो व्यवहार का विशिष्ट रूप, ठीक है, बिहेवियर, आपका व्यवहार कैसा है वो देखते हैं हम लोग, और चिंतन की विधियां। ठीक है, ये दोनों शामिल किया जाता है पर्सनालिटी में। ठीक है, पर्सनालिटी की विशेषता में ये दोनों चीजें देखा जाता है, व्यवहार की विशिष्ट रूप और चिंतन की विधियां, जबकि कार्य करने की विधि, पर्यावरण के संवाद की विधि, ये दोनों नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपके 1 एंड 2 हो जाएंगे। चलिए, आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, देख लीजिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में कौन से आसन निषिद्ध है, ये आपके क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा वीडियो जाने के बाद। और जो भी सवाल पूछे जाते हैं वीडियो के नीचे, आप अभी नहीं देख रहे हैं, कभी भी जब भी देखेंगे तो जरूर उस सवाल का आंसर का जवाब देंगे। ठीक है।